हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इमरान अहमद। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। एक्चुअली ये टॉपिक हमारा इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टॉपिक है, जिसमें हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे थे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया था, और गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है, जो गैमेट बनने का प्रोसेस है, इसी में ये एक दूसरा सब टॉपिक है। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस तभी होगा जब उसमें सेल डिवीज़न होगा। वो हम लोग पहले जानते हैं कि सेल डिवीज़न का दो अलग अलग टाइप होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस किसी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में देखने को मिल सकता है या डिप्लॉयड में देखने को मिलता है। ये सारा कुछ हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। और आज की क्लास में जो हमारा नेक्स्ट होगा वो आपका रिलेटेड होगा, जो अगला टॉपिक है जो कि हमारा फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, उनसे रिलेटेड होगा। ठीक, तो कोशिश करते हैं आज की इस क्लास में इस चैप्टर को हम एंड करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। Gametes are haploid through the parent plant body from which they arise, may be either haploid or diploid। ठीक है, यहाँ दो बात कहा जा रहा है कि गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, लेकिन वैसे पेरेंट्स जो दो तरह के हो सकते हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, उनसे ये क्या रिलेशन रखता है। ये अराइज कर रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि हैप्लॉइड जो गैमेट्स हमारा होगा वो हैप्लॉइड पेरेंट से भी हो सकता है और डिप्लॉइड पेरेंट से भी हो सकता है। तो हैप्लॉइड पेरेंट जब भी गैमेट्स बनाएगा तो उसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होगा। ठीक है, और डिप्लॉयड पेरेंट जब भी गैमेट्स बनाते हैं तो उसके अंदर मियोटिक डिवीज़न होता है। तो सेल डिवीज़न का अलग टाइप है, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो हमारा रहता है मियोटिक डिवीज़न में वो 2n से n हो जाता है, और माइटोटिक में क्या होता है, जो हमारा 2n है वो मेंटेन रहता है आफ्टर सेल डिवीज़न। ठीक है, तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को बार बार अगर रिडक्शन डिवीज़न अगर करता है वो, तो उसमें क्या होगा, वो बार बार उसका हर जनरेशन में जो क्रोमोसोम की नंबर्स हैं वो घटते चले जाएंगे। तो इसलिए नेचर उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह के सेल डिवीज़न को उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बॉडी के अकॉर्डिंग, उसका या कह सकते हैं उसके जो बॉडी का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड उस पर डिपेंड करता है किस तरह का उसमें सेल डिवीज़न होगा। ठीक, तो सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, सॉरी टेरिडोफाइट्स नहीं, ये चार जो हम बात कर रहे हैं मोनेरा, फंजाई, इसमें मस्टली हम लोग क्या देखे हैं कि इनके जो पेरेंट बॉडी होते हैं वो हैप्लॉइड्स होते हैं। इनका जो पेरेंट बॉडी होगा वो हैप्लॉइड होगा, जिसके वजह से इसमें हम लोग मियोटिक सेल डिवीज़न देखेंगे। इनमें क्या देखेगा, माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा। ठीक है, जिसके वजह से जो ये गैमेट्स बनाएंगे वो हैप्लॉइड ही रहेंगे, डिप्लॉइड नहीं होगा। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये बाकी जो प्लांट्स के डिविजन्स हैं, ये तीनों में हमको क्या दिखेगा, मस्ट ऑफ द एनिमल्स की भी बात की जा रही है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉयड। ठीक है, और यहाँ पे पेरेंट बॉडी क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड होगा। यानी डिप्लॉयड में जब भी गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो उसमें मियोटिक डिवीज़न होगा। ठीक, मियोटिक सेल डिवीज़न होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम लोग मियोसाइट्स कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, गैमेट मदर सेल। ठीक है, इसको शॉर्ट में गैमेट GMC भी कहा जाता है, गैमेट मदर सेल, जिसमें बार बार मियोसिस सेल डिवीज़न होगा, और इस मियोसिस से वो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम को हर गैमेट में इनकॉर्पोरेट करेगा। यानी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाएगा और उसके अलग अलग गैमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी हमारे पास जो दो सेट है, दो से एक सेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा और हर एक गैमेट्स में ये बाद में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर से हैप्लॉइड गैमेट को रिस्टोर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के समय। ये एक मेल और एक फीमेल जो गैमेट होते हैं दोनों कंबाइन करके फिर से ये 2n, यानी फिर से जो रिस्टोरेशन होता है क्रोमोसोम का सेट का, वो
फिर से हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज हैं, ठीक, जिसमें से एंड्स, बी और वास्प, मछली इंसेक्ट की बात की जा रही है, शो एन अनयूजुअल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे एक्चुअली ये टाइप हो जा रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन का, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा सेल डिवीज़न है, ठीक है, वो वही रिस्पॉन्सिबल हो जा रहा है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, इसलिए हमको यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है। मेल्स आर हैप्लॉयड, इन सारे इंसेक्ट्स में जो मेल्स होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे, और जो फीमेल्स होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। तो मेल्स आर हैप्लॉयड एंड मेक हैप्लॉयड स्पर्म्स। तो डेफिनेटली बात यहाँ पे हम लोग पढ़े, जितने भी हैप्लॉयड पेरेंट होंगे उसमें मियोटिक डिवीज़न होगा, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है ना, अगर इसमें यहाँ पर हैप्लॉयड है, यहाँ पर 2n नहीं, अगर हम n रहेगा तो बाद में वो हमको मियोटिक डिवीज़न के बाद n ही मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है, वो स्पर्म जब बनाएगा तो माइटोसिस के हेल्प से बनाएगा, तो क्रोमोसोम का नंबर n होगा, तो आफ्टर माइटोसिस वो n ही रह जाएगा। फीमेल में क्या है, डिप्लॉयड है, और जब वो अपनी एग बनाएगी तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो मियोटिक के हेल्प से होगा, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बात आती है, मियोसिस से, अगर इफ़ एन एग इज़ फर्टिलाइज, अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इट डेवलप इनटू फीमेल, क्यों, क्योंकि फीमेल हमारी डिप्लॉयड है ना। हाइल द अनफर्टिलाइज एग डेवलप इनटू मेल। तो ये बात याद रखने वाली है कि जितने भी अनफर्टिलाइज एग होंगे वो मेल में डेवलप करेंगे, और जो कि फर्टिलाइज एग है वो डेवलप करेगा फीमेल में। क्लियर है, तो इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्रोमोसोम्स की संख्या 2n हो जाएगी, और ये क्या चीज़ में डेवलप करेगा, ये फीमेल में डेवलप करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये अनफर्टिलाइजेशन के केस में, ठीक है, क्रोमोसोम्स की संख्या n ही हो जाएगी, नंबर n रह जाएगा, और ये किस चीज़ में डेवलप करेगा, मेल्स में। क्लियर है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और जो हमारा टाइप है वो किस में है, मछली इंसेक्ट्स हैं, जो एंड्स हो गए, बीज हो गए, वर्कर बीज जो होते हैं, वर्कर बीज मछली स्टाइल होते हैं, और वो भी क्या होते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स की नंबर n होगी। तो फीमेल्स वर्कर्स जो क्वीन होती है वही ज़्यादातर रिप्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट क्या है, गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस का जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा गैमेट ट्रांसफ़र है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, compatible gametes must be physically brought together to facilitate the fusion that is called fertilization or syngamy, है ना। तो एक बात है, गैमेट्स तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा जो गैमेट्स होना चाहिए वो कंपैटिबल टाइप होना चाहिए, है ना। दूसरे स्पीसीज का जो अनकम्पैटिबल है या दूसरे जीनस के स्पीसीज का वो नहीं आ सकता है। मस्ट यही कह रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के बनने के बाद कंपैटिबल गैमेट को मस्ट बी फिजिकली ब्राउट टुगेदर, है ना, एक साथ मिलना होगा टू फैसिलिटेट द फ्यूज़न। ठीक है, तो फिर वो फ्यूज़न का प्रोसेस होगा जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी कह रहे हैं। इफ फ्यू फंजाई और एल्गी बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर मोटाइल। ठीक है, कुछ फंजाई में, सारी की बात नहीं की जा रही है, फंजाई और कुछ एल्गी में, है ना, दोनों तरह के गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी गैमेट्स होते हैं जो कि एक मोटाइल होगा और एक नॉन मोटाइल होगा, जैसे कि हम लोग पिछले एग्जांपल में देखे थे फ्यूकस का, ठीक है, जिसमें मेल गैमेट्स मोटाइल है और फीमेल स्टैटिक है। बट इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट ही मोटाइल होता है एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल यानी स्टैटिक हो जाती है। सो देयर इज अ नीड ऑफ ए मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव। तो इसलिए एक मीडियम का जरूरत हो जाता है जिससे गैमेट मूवमेंट शो करे। ठीक है, नेक्स्ट है द एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। फिर से एल्गी की बात हो गई, यहाँ भी है, यहाँ भी है। वाटर इज द मीडियम फॉर द गैमेट ट्रांसफर। ये जितने भी लोअर प्लांट्स हैं इसमें वाटर जो होता है हमारा मीडियम ऑफ गैमेट ट्रांसफर का काम करता है, क्योंकि मस्ट ऑफ लोअर प्लांट्स में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ठीक है,
एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, क्योंकि वाटर पर रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड रहता है. ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट. तो ये वाटर के मीडियम से गैमेट ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो नंबर ऑफ गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है, जो मेल गैमेट्स बनता है कंपैरिजन टू फीमेल, वो बहुत थाउजेंड्स टाइम्स ज़्यादा होता है. लेकिन ये सारे गैमेट्स ऐसा नहीं है कि फीमेल गैमेट्स के पास पहुंच जाते हैं. टू कंपनसेट दिस लॉस, द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स. ठीक है, ये बात पहले बताएगी कि सेवरल थाउजेंड बहुत ज़्यादा होता है. जो मेल गैमेट्स का संख्या होगा कंपैरिजन टू फीमेल, वो बहुत ज़्यादा होगा. नेक्स्ट है इन सीड प्लांट. वो तो लोअर प्लांट्स में हम लोग देख लिए. अब सीड प्लांट जो हमारा हायर प्लांट्स है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इसमें क्या होता है? बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल. ये दोनों के दोनों ही नॉन मोटाइल हो जाते हैं. लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? मेल गैमेट्स मोटाइल हो जा रहा था. ठीक है. हियर द पॉलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ द मेल गैमेट. हम लोग जब आगे पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो ये देखेंगे जो एंथर होता है, एंथर में पॉलन ग्रेन बनता है, और वो पॉलन ग्रेन जो होता है मेल गैमेट्स का कैरियर होता है, और इसको ओव्यूल तक पहुंचना होता है. ठीक है, जो कि इसके अंदर एग प्रेजेंट होता है. एज द मेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, मेल गैमेट जैसा कि नॉन मोटाइल है, सो इट कांट स्विम थ्रू द वाटर मीडियम टू रीच फीमेल गैमेट, रादर पॉलन ट्यूब सर्व दिस पर्पस. ठीक है, तो उसको वाटर मीडियम नहीं मिलता है कि वो वाटर मीडियम के हेल्प से वहाँ तक पहुँचे. तो उसके लिए फीमेल गैमेट तक पहुँचने के लिए, यानी एग तक पहुँचने के लिए, ओव्यूल के पास जो हमारे पास पिस्टिल होता है, तो पिस्टिल में आप देखोगे कि यहाँ पर ओवरी है, ओवरी में मेरा ओव्यूल है. तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन पहुँचेगा, और पॉलन ग्रेन फिर क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा, और ये पॉलन ट्यूब बाद में इस एग तक फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंचता है. तो पॉलन ट्यूब का भी फॉर्मेशन जो हो रहा है वो पॉलन ग्रेन ही करेगा. ठीक है. फॉर दिस पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल गैमेट दैट इज कार्पेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है, तो ये पॉलिनेशन होने के लिए तो पॉलन ग्रेन को क्या करना पड़ता है? प्रोड्यूस्ड इन एंथर, एंथर पर प्रोड्यूस होता है, और फिर वो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा में. ठीक है, ये स्टिग्मा है फीमेल ऑर्गन जो होता है प्लांट का, और फिर पूरे पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? कार्पेल, दैट इज कार्पेल ऑफ द कार्पेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है, और ये प्रोसेस जो होगा इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? पॉलिनेशन हो रहा है. यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलिनेशन का दो टाइप है, एक सेल्फ है और दूसरा क्रॉस है. तो ये दोनों को एक एक करके देखते हैं. Self pollination. It is a transfer of pollen grain from anther of a flower to the stigma of the same flower or different flower of the same plant. दो बात की कही जा रही है, सेम फ्लावर हो या सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर हो. ठीक है, अगर ऐसा पॉलिनेशन हो रहा है, यानी जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से एक फ्लावर के एक ही स्टिग्मा में जा रहा है, मतलब कहने का मतलब सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा में जा रहा है एंथर से, या डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में जा रहा है, तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे. कहने का मतलब वो जो प्लांट होना चाहिए वो मेरा सेम होना चाहिए. अगर दूसरे प्लांट से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, है ना, ऑफ अदर प्लांट. ये अदर प्लांट का बात कहा जा रहा है. तो ऐसे केस में हमारा ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा. कुछ प्लांट होते हैं कुछ जिसमें ये बाइसेक्सुअल होता है. ठीक है, तो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स में ये बहुत इजी हो जाता है. जैसे पी, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत काफ़ी ईजिली वे में हो जाता है, क्योंकि दोनों काफ़ी क्लोज रहते हैं. टू स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, है ना, काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होंगे, जिसकी वजह से बहुत ये टफ प्रोसेस नहीं होता, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है. Pollen grain germination on stigma and the pollen tube carrying the male gamete reach the ovule and discharge the male gamete near the egg to perform fusion.
है ना। जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे तो वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, और पॉलन ट्यूब क्या करता है, मेल गैमेट को जो पॉलन ग्रेन से निकलते हैं उसको कैरी करता है और पहुंचाता है ओव्यूल तक, ठीक है। और ये मेल गैमेट एग के पास डिस्चार्ज होता है और वो फ्यूज़ करके जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का उसको करता है कंप्लीट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ एनिमल्स में। एनिमल्स में डाइसियस एनिमल्स की बात की जा रही है। सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, है ना। जो मोनोसियस होंगे उसको तो हम लोग हर्माफ्रोडाइट कर रहे हैं, लेकिन डाइसियस की बात की जा रही है। अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग गैमेट बन रहा है। तो ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म, है ना, कुछ स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व करना पड़ेगा फॉर द गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक। तो गैमेट ट्रांसफ़र के लिए कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होता है। कई बार होता है स्पेसीज, जो मेल स्पेसीज है किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे है और फीमेल स्पेसीज किसी दूसरे लोकेशन पे है। तो इस केस में एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं सिल्क वर्म मॉथ का, ठीक है, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम में बॉम्बिक्स मॉरी कह रहे हैं। ये स्पेशल टाइप का एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो प्रोड्यूस टाइनी अमाउंट ऑफ वेरी वोलाटाइल फेरोमोन्स, है ना। ये एक फेरोमोन्स है जो एयर में डिफ्यूज़ करके काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक जाता है। दैट डिफ्यूज़ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। ओनली मेल मॉथ ऑफ दिस स्पीसीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द फीमेल, ठीक है। और सिर्फ मेल ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और बाय द डिस्टिंक्टिव अल्कोहल प्रोड्यूस बाय द फीमेल, ठीक। तो ये जो वोलाटाइल फेरोमोन्स है वो प्रोड्यूस करने वाला कौन है, ये फीमेल प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और इससे कौन अट्रैक्ट होगा, इससे अट्रैक्ट होगा मेल, ठीक है। तो स्पेसीज एक फेरोमोन्स को दूसरे फेरोमोन्स को वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसके हेल्प से वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एक डाइसियस एनिमल में एग्जांपल कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को कह सकते हैं कि कैरी आउट हो रहा है या किस तरह से उसको मदद मिल रही है, ठीक। बहुत से सेवरल मेराइन इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक, समुद्री जो जानवर हैं, रिलीज देयर गैमेट्स इन वाटर। इनवर्टिब्रेट्स की बात की जा रही है, वर्टिब्रेट्स नहीं है। तो ये वाटर में अपना गैमेट्स रिलीज करते हैं और ये भी इसका जो नंबर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट। Thus there is no need for the parent to make distinct contact. यहाँ पे क्या हो जा रहा है, किसी तरह का पेरेंट को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं हो रही है, ठीक। दूसरा क्या है, इन अदर वर्ड मैटिंग इज इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग मेल एंड फीमेल गैमेट इन क्लोज कॉन्टैक्ट। मेटिंग तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मेल और फीमेल गैमेट को कांटेक्ट में आना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय केस में मेटिंग ज़्यादा जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा केस होता है कि मेल गैमेट रिलीज़ किया, फीमेल भी गैमेट रिलीज़ करेगी, ठीक है। तो उस केस में मेटिंग ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है। आगे है हमारा जो टॉपिक वो है फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन आप जान चुके हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो मस्ट वाइटल इवेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ गैमेट, जो कि कह सकते हैं गैमेट का फ्यूज़न होता है, ठीक। तो एक लाइन का डेफिनेशन है, द मस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोसेस नहीं होता है फर्टिलाइजेशन का तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, कोई बात नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी ऑफ फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट का बनना सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में ये यूनिवर्सल होता है। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच शो अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म भी है जो कि कुछ स्पेशल तरह का रिप्रोडक्शन भी शो करता है, इन विच द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय द मेल गैमेट, है ना। तो बिना फर्टिलाइजेशन का ही कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है और वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, पार्थियोजेनेसिस। तो फीमेल गैमेट किसी तरह के फर्टिलाइजेशन में नहीं होगी, मतलब मेल गैमेट्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो फीमेल गैमेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, न्यू इंडिविजुअल में। दिस केस ऑफ और ये ऐसा नहीं है कि ये डिप्लॉयड में होता है, हैप्लॉयड के केस में भी हो सकता है। तो हैप्लॉयड फीमेल गैमेट जब डेवलप करता है तो उसको हम लोग हैप्लॉयड जनरेटिव पार्थियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, हैप्लॉयड या जनरेटिव पार्थियोजेनेसिस। अब
पार्थेनोजेनेसिस हमारा यहाँ पर 3 तरह का हो जा रहा है। एक है एहिनोटॉकी, दूसरा थैलीटॉकी और एम्फीटॉकी। ये तीनों 3 तरह से रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पर एहिनोटॉकी में सिर्फ मेल बनते हैं, थैलीटॉकी में सिर्फ फीमेल्स बनेंगे, एम्फीटॉकी जैसा नाम एम्फी मतलब डुअल है ना, तो कोई भी सेक्स बन सकता है, आइदर मेल और फीमेल। तो एहिनोटॉकी देखने को मिलता है मछली, हनी बीज, वास्प और टर्की जो कि बर्ड्स है, ठीक है, बर्ड्स के केस में भी होता है। थैलीटॉकी रॉटिफर, ठीक है, विप्टेल, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें थैलीटॉकी यानी सिर्फ फीमेल ही बनेंगे। लेकिन एम्फीटॉकी जैसे एफिड्स एक इंसेक्ट्स है, उसमें ये देखने को हमको मिल जाएगा। अब बात की जाए फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस जो होता है ये 2 तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है। किस तरह से मीडियम में ये प्रेजेंट हो रहा है, किस तरह के मीडियम में ये हो रहा है, कहने का मतलब ये प्रोसेस, ठीक है, एनिमल्स के अंदर है या एनिमल्स के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फीमेल पेरेंट्स के अंदर या बाहर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इसको डिवाइड किए हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को थोड़ा समझते हैं। तो पहले मेरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो मस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें ज़्यादातर, सारे नहीं, मस्ट का बात किया जा रहा है यानी सारे नहीं है, सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, फिशेज एज वेल एज एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस में भी सिंगेमी ऑकर इन द एक्सटर्नल मीडियम, यानी ये जो प्रोसेस होगा वो एक्सटर्नल मीडियम में होगा, यानी आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। Organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between the sex, release and the large number and release a large number of gamete into the surrounding medium, that is water, in order to enhance the syngamy, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं उनमें क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा सिंक्रोनी मतलब एक कोऑर्डिनेशन होगा सेक्स के बीच में, क्योंकि एक सेक्स क्या करेगा, मान लीजिए कि मेल है तो वो सराउंडिंग मीडियम में अपनी अगर गैमेट्स रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, अगर स्पर्म रिलीज़ कर रहा है तो सेम टाइम फीमेल्स को भी अपने गैमेट्स को यानी ओवम को रिलीज़ करना होगा। अगर काफ़ी समय के बाद वो रिलीज़ करती है तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फ्यूटाइल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो सिंक्रोनी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बॉनीफिश और फ्रॉग्स में देखने को मिल जाता है। मेजर डिसएडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, दैट द ऑस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रेडेटर्स। ये प्रेडेटर्स के थ्रीट्स में हमेशा रहते हैं, खतरे में हमेशा रहते हैं। प्रेडेटर्स थ्रीट देयर लाइफ अप टू देयर एडल्टहुड, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं तो उनको खतरा रहता है प्रेडेटर से कि कोई दूसरे एनिमल्स उनको खा नहीं जाए, उनको किल ना कर दे, ठीक है। तो ज़्यादातर वो बचते नहीं हैं एडल्टहुड तक आते आते। मछली अगर 100 फर्टिलाइजेशन हुआ तो 100 में मुश्किल से 10 बचेंगे, 5 बचेंगे, बाकी सारे मर जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन मैनी टेरेस्ट्रियल, ठीक है, यहाँ एक्वेटिक का हम बात देखें और यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ये ज़्यादातर हो रहा है, बिलोंगिंग टू फंजाई हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, है ना। फंजाई का भी केस है, कुछ हायर एनिमल्स जैसे हमारा रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स और मैमल्स, इन सारे में। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में भी है, ठीक है, प्लांट्स में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सारे में भी सिंगेमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, सिंपल नाम से क्लियर है, एक्सटर्नल बाहर, इंटरनल बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एग्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। तो जितने भी फीमेल पेरेंट्स होंगे उनके अंदर जो एग होगा वो फर्टिलाइज होगा मेल गैमेट से और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जैसे नाम ही बता रहा है, पोस्ट का मतलब लेटर, बाद में, फर्टिलाइजेशन के जो बाद के इवेंट्स हैं उसकी बात की जा रही है। द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। तो जाइगोट के बनने के बाद का जो इवेंट्स है आफ्टर द फॉर्मेशन,
है ना, इस बात को याद रखिएगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट के बाद वाला जो प्रोसेस हो गया वो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। तो इसमें एक हो जाता है जाइगोट फॉर्मेशन, और जो दूसरा है वो हो जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक, तो जाइगोट फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो डाइप्लॉइड कहने का मतलब जब भी डाइप्लॉइड जाइगोट बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है, इसका कोई जल्दी एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हम लोग दो चीज़ देखे थे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट कहाँ बन रहा था, एक्सटर्नल मीडियम में बन रहा था, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट बन रहा था। ठीक है, अब फर्दर जो डेवलपमेंट जो होता है जाइगोट का वो डिपेंड करता है, क्योंकि अब हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट होगा अब वो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है जाइगोट का वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ पे, लाइफ साइकिल, किस तरह का वो लाइफ साइकिल अक्वायर करता है, और दूसरा इन्वायरमेंट, है ना, किस तरह के इन्वायरमेंट में वो एक्सपोज है। एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, किस तरह का इन्वायरमेंट है उस पर उसका डेवलपमेंट डिपेंड करेगा। In organisms belonging to fungi and algae, zygote developed a thick wall that is resistant to desiccation and damage, है ना। फंजाई, एल्गी, इनके केस में क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके केस में क्या होता है, जाइगोट बनाता है एक थिक वॉल। ठीक है, जाइगोट जो हमारा डिप्लॉयड है वो एक थिक वॉल बनाएगा जो कि रेसिस्टेंट हो जाता है, काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाता है जाइगोट के लिए, और वो सूखने से और डैमेज होने से उसको बचाता है। अब जाइगोट क्या है, एक वाइटल लिंक है दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच का जो कंटिन्यूटी है उसको लिंक करने के लिए हमारे पास क्या आता है, जाइगोट, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और हर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इवन कि ह्यूमन बींग्स भी अपने लाइफ को एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जाइगोट के फॉर्म में स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस। इट्स रेफर टू द प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का प्रोसेस, है ना। तो ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, किसका है, तो एम्ब्रियो का है। और किससे ये डेवलप कर रहा है, तो जाइगोट से। तो जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में डिफरेंस होता है, क्लियर याद रखिएगा इस चीज़ के बाद। और इस ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा उस समय। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। दो प्रोसेस होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में, एक होता है सेल डिवीजन और दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिवीजन मोस्टली डिप्लॉयड के केस में क्या होगा, वो माइटोसिस होता है ना। हैप्लॉयड के केस में भी माइटोसिस होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस तरह का टिश्यू है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या सोमेटिक बॉडी है, किस तरह का टिश्यू, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के समय ये ध्यान रखना है कि सेल डिवीजन जो होगा हमारा माइटोसिस होगा, और दूसरा क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। तो सेल डिवीजन में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा, और सेल डिफरेंशिएशन में सेल का स्पेशलाइज कैरेक्टर अक्वायर करेगा, अपना सेल अपने शेप को चेंज करेगा और मॉडिफिकेशन शो करेगा। बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ द बॉडी, एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप में अब इसको हम लोग कैटेगराइज कर दिए, और इसका बेसिस क्या था, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का, है ना। यानी जाइगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पे ये अंदर हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के या बाहर हो रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक अंदर हो रहा था, एक बाहर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अब डेवलपमेंट अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किए हैं। एक ओविपेरस है, दूसरा विविपेरस है। तो ओविपेरस का कुछ कैरेक्टर्स है जो मोस्टली 3 कैरेक्टर्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, 1, 2 और 3। लिव फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग। क्या होगा, वो फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज दोनों में से कोई भी एग देंगे, अंडे देंगे। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। फर्टिलाइज एग आर कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल्स,
है ना। और अगर फर्टिलाइज एग होगा तो वो कैलकेरियस शेल से घिरा होगा, जो कि एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। और वो एक सेफ इन्वायरमेंट में उसको ले करता है, अंडे देते हैं ऑर्गेनिज्म। ये ज़्यादातर बर्ड्स और रेप्टाइल्स के केस में देखने को मिलता है। विविपेरस में क्या है? विविपेरस गिव बर्थ टू यंग वंस, ये डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल पेरेंट, है ना। तो डेवलपमेंट जो जाइगोट का होगा वो फीमेल पेरेंट्स के अंदर होगा। ये ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं उन सब में देखने को मिलता है। अब इसका एक बेनिफिट है विविपेरस का, और विविपेरस कर लो, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, एक अच्छा एम्ब्रियोनिक केयर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कंपैरिजन टू ओविपेरस, जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका सर्वाइवल चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो हो गया एनिमल का केस में। अब प्लांट में देखते हैं। प्लांट में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बहुत शॉर्ट में मैंने इसको समझा दिया है। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है वो होता है जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक। और जाइगोट के बाद ओव्यूल हमारा जाइगोट के अंदर रहता है ना। और ये ओव्यूल कहाँ रहता है? ओवरी के अंदर। ओवरी कहाँ रहता है? फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो ये सारा एक प्रोसेस है। तो जाइगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप कर जाता है सीड में, और ओवरी डेवलप कर जाता है फ्रूट में। बाकी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के वो सूख कर गिर जाते हैं और फाइनली हम लोग को फ्रूट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा हम लोग नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आज यहाँ जाकर एंड हो जाता है। आप लोग स्टूडेंट एक काम कीजिएगा, एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, उसको समझ के पढ़िए, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थी जो आपके लिए कह सकते हो कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, आपको बूस्ट करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन भी होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अगले टॉपिक, अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।